आरएसएस से ही आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? तो क्या आप भी ये यकीन करते हैं कि हिंदू देश का इक्वल टू आरएसएस आप लोग भी मान रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं, किसने कह दिया? सिर्फ कौन कह रहा है कि हम आरएसएस से बात कर रहे हैं? हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं। ये सोच देखिए बदलना भी होगा। सर सब मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि ये सोच शायद इसलिए आई है, शायद आप ही लोग 2022 में मोहन भागवत साहब से मुलाकात करके आए थे हिंदू राष्ट्र के तो लिए। अगर मैं मिलने गया किसी से तो वो क्यों गया? क्या वो कोई मक्खी बैठे हुए थे इस्लाम साहब वहाँ जो उन्होंने सुना? क्या बात हुई? और एक चीज़ पे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है उनके, और आप मिलें तो उनसे कहिएगा कि तख़्त पे बैठे थे मोहन भागवत और ज़मीन पे बैठे थे ये लोग। ये उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में कहा। क्या वो बैठे छुपे देख रहे थे? ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं हुई। सब गोल एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। और क्या बात हुई उनको क्या मालूम है? मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस ख़ानदान का हूँ और मैं पैदा हुआ था तो मैंने आरएसएस के बारे में कभी अच्छी बात नहीं सुनी, और तब से आज तक अच्छी बात नहीं सुनी। और वो चुपचाप सुनते रहे। वो आरएसएस के चीफ थे, बैठे सुनते रहे। यू हैव हैड द लास्ट लाफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हैं क्या? आप चाहते क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का? क्योंकि आपके क्रिटिक्स से, आपके आलोचक से मैं तो बहुत बातें आपके बारे में सुन चुका हूँ। मैं पढ़ा ही उस ख़ानदान में वहाँ जहाँ आपको अच्छा माना नहीं जाता था। तो आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में? दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आपके बिना हम अधूरे हैं, मगर हम दोनों में नाइतफाकियाँ बहुत हैं। ये गलत फहमी है कि हम सिर्फ आरएसएस से बात करना। हम क्यों आरएसएस से बात करें? किसी से मिलने से मेरी आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी। आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं लिबरल हूँ। तो क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि देश में माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, बिल्डोज़र चल रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कहा जा रहा है कि भाई आप करें, तो उसके पीछे आप आरएसएस का हाथ मान रहे हैं, तब आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब नहीं, उसके पीछे हम बहुत सी वजूहत मैं मानता हूँ। मुझे एक आम मुसलमान जो एक ठेला वाला है या रिक्शा वाला है, या जिसे मोदी साहब ने अब्दुल पंचर वाले के नाम से मशहूर किया है, वो कहाँ जाएगा अगर उसे तकलीफ़ होगी? मैं आज सोचता हूँ कि एक बच्चा दाढ़ी और टोपी लगा के 22-23 साल का अगर ट्रेन के में जा रहा है, एक सफ़र कर रहा है 3 घंटे का, उसकी माँ कितनी दुआएं मांगती होगी कि खैरियत से ये लौट आए। लेकिन जो गोवलकर साहब लिखते हैं ना, इंटरनल थ्रेट, जिसमें मुसलमान सबसे ऊपर आता है, उसका तो खंडन अभी तक हम लोगों ने तो नहीं सुना कि मोहन भागवत साहब ने मेरे किया या ख्याल किसी ने से किया। यू राइट, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ किताबें चेंज हुई हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ है 70-80 साल में, अडेप्ट हुआ है, मैं चेंज तो नहीं कहूँगा, अडेप्ट हुआ है सरकमस्टांसेस के साथ, तो आरएसएस है, तभी ज़िंदा रहा है। राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों का विश्वास उठ गया, जो सिविल सोसाइटी पर से आप मुद्दे उठा रहे हैं? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कहता। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ सेकुलर पार्टियों से। आज मुझे लगता है कि राइट विंग पार्टियाँ, संघ परिवार की पार्टियाँ जो करना चाहती हैं करती हैं, वो करेंगी, मगर जो सेकुलर पार्टी हैं, जो जिनको वोट माइनॉरिटीज़ का मिलता है, वो उस ज़ोर शोर से शायद वो बातें नहीं उठाती जो उनको उठानी चाहिए। अभी जो खास करके मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मदरसे टूटे जा रहे हैं, ये हो रहा है, ये सच में इस तरह अत्याचार हो रहा है या फिर मुसलमान ज़्यादा ही परेशान अपने आप को बता रहा है? ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहा, और शायद एग्जैजरेशन भी है। एक चीज़ ज़रूर थी जो मैंने पाई है कि मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है। यहाँ एक अब सरकार ये है या ये माना जाता है जो नज़रअंदाज नहीं कर रही माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को। इसलिए मेरी हमेशा राय ये होती है कि अपने कागजात पूरे करो। आप मुसलमानों को ही कसूरवार बता रहे हैं, जैसे कि मौजूदा सरकार और आरएसएस बता रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये सीखा है कि किसी और को बदलना मुश्किल होता है, अपने को इतना बदलो कि दूसरा जो चाह रहा है उसको करने में मुश्किल हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी गलतियां मुसलमानों की हैं, नहीं है, वो उनका एक एजेंडा है। बट एक गलती हमने ज़रूर की कि हमारे वोट को इर्रेलेवेंट करने में इस सरकार ने बड़ी कोशिश की और एक मैसेज दिया है कि इनके वोट की ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी जीता जा सकता है।
हिंदू के लिए सेकुलर होना इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। हिंदुस्तान के मुसलमान को सेकुलर होना इज़ कंपल्शन। एक साहब ने इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो आरएसएस से मिल रहे हैं और उनके मिले हुए लोग हैं और उस तरह से हैं। तो मुझे बड़ी मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, कि उन्होंने ये पूछा कि इन लोगों को किसने हक़ दिया है कि ये जाके मुसलमान की बात करें। सबसे पहले सीएफएफ मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, उसको उन्होंने बना दिया कि ये से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको किसने हक़ दिया है कि वो मुसलमान ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी तो किसी ने नहीं दिया। तो वो पूछने वाले कौन होते हैं? मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी से भी मिलने की, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मगर अगर मैं एक बंद कमरे में 20 मुसलमानों के साथ ही बैठ के बात करता रहूँगा और हाय हाय करता रहूँगा, तो मुझे कोई ज़मीन पे फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मुझे उनसे बात करनी है जो अलग सोचते हैं। और डेमोक्रेसी और लिबरलिज़म का क्या, मैं तो अपने को लिबरल मानता हूँ। मैं बहुत खुश था कि मौलाना मदनी साहब ने कहा कि मुसलमान गाय को काटना या खाना छोड़ दें, और उसका रिएक्शन क्या हुआ? घबरा गए दूसरी तरफ। मैं मानता हूँ ये पहली दफ़ा आज़ादी के बाद ऐसा एक स्टेटमेंट किसी मुसलमान क्लर्जी ने, मौलाना ने दिया है। मुझसे किसी ने कहा कि आपको आप काफिर कहते हैं, तो मैंने कहा साहब मैं तो डिफेंड ही नहीं करता काफिर क्या है क्या नहीं, गलत कहते हैं, नहीं कहेंगे आपको काफिर। आप भी किसी खुदा के मानने वाले हैं, परमात्मा के मानने वाले हैं, और जो मुसलमान आपको काफिर कहता है गलत कहता है, मगर आप भी तो हमें जिहादी कहते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अपनी बात कहने से घबराना नहीं है, मगर दूसरों की बात सुनना भी है, तभी आगे चलेंगे। तो अभी आप देश में मीर जाफ़र किसको समझ रहे हैं भी कि नहीं है कि? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पिछले 11-12 साल से अगर हम देखें तो देश में जो चर्चा हो रही है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी आ जाती है, और माइनॉरिटी में मुसलमान आ जाते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद इसी बीच कितने मदरसों को नोटिस पहुंच गया हो, कई लोगों को पकड़ लिया गया हो उनके धर्म पूछकर। तो ये चल रहा है। अब ये कोई ऐसी छुपी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भी ये मुद्दा बन चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो अपोजिशंस की हैं वो क्या काम कर रही हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। ज़्यादातर माइनॉरिटी का ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आती है। जो आती है वो शायद अपने चुनाव के लिए आती है और वो बोलती तो है लेकिन ज़मीन पर नहीं दिखती। ऐसे में सिविल सोसाइटीज़ खड़ी हुई हैं जो इन मुद्दों को उठा रही हैं। ऐसे में एक सिविल सोसाइटी है सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी, जो इस पर काम कर रही है, कई तरह के काम कर रही है और माइनॉरिटी की आवाज़ उठा रही है। अब वो जो बात रख रही है और जिनके साथ कर रही है उस पर भी अब चर्चा होने लगी है। उस पर हम जानेंगे कि क्या चर्चा हो रही है, वो लोग किस तरह से इस बात को बता रहे हैं लोगों को, और जब वो बता रहे हैं उस पर क्या चर्चा हो रही है, इसको भी हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए देख सकते हैं आप हमारे साथ सही शेरवानी साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिटीज़न फॉर फ्रेटर्निटी में जुड़े हुए हैं और लोगों के मुद्दे, खास करके उस वर्ग के मुद्दे जिसको कोई पूछना चाह रहा है, उठना चाह रहा है, उसको उठा रहे हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। आदाब हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो साहब क्या राजनीतिक पार्टियों से आप लोगों का विश्वास उठ गया जो सिविल सोसाइटी पर से आप मुद्दे उठा रहे हैं? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कहता, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ सेकुलर पार्टियों से, क्योंकि मैं अब सीनियर सिटीज़न हूँ और मैंने वो पॉलिटिक्स देखी है जो सड़कों पे प्रोटेस्ट होती थी, लोग निकलते थे, अपनी बात कहते थे। आज मुझे लगता है कि राइट विंग पार्टियाँ, संघ परिवार की पार्टियाँ जो करना चाहती हैं करती हैं, वो करेंगी, मगर जो सेकुलर पार्टी हैं जो जिनको वोट माइनॉरिटीज़ का मिलता है, वो उस ज़ोर शोर से शायद वो बातें नहीं उठाती जो उनको उठानी चाहिए। तो इस उम्र में हम सड़क पे ज़्यादा उतर नहीं पाते, हमारे उम्र के लोग पॉलिटिक्स में हैं, बहुत लोग हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका भी जीतने का और या हराने का या अपनी बात सामने रखने का। मगर मुझे लगता था कि सिविल सोसाइटी में शायद हम वो मेहनत
नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। और मेरी सिविल सोसाइटी से मतलब है सारे मज़हब के लोगों से, सारे कास्ट के लोगों से, हिंदू, सिख, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, जो मैं मानता हूँ जिसके वजह से हिंदुस्तान आज तक सेकुलर रहा है। और मेरा ये मानना है कि आज भी 80% लोग सेकुलर हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको कोई प्लेटफॉर्म या आवाज़ नहीं मिलती अपनी बात कहने के लिए। वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, कोई एजिटेशन नहीं करना चाहते। तो फिर इसके अलावा और चारा क्या है? किस तरह से हम अपनी बात कहें? हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, लीगल जो तरीक़े हैं वो तो खुले ही हैं सबके लिए, और जा भी रहे हैं लोग। क्यों तो बातचीत क्यों ना हो? क्योंकि मेरे जहन में एक बात आई हैदर साहब, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अपहीवल जिसे कहते हैं 1947 में हुआ। मिलियंस ऑफ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से यहाँ आए, और मौतें हुई और मारकाट हुआ। मगर उस वक्त भी जनसंघ थी, पार्टी थी, और ये सोच जो है उस सोच की लोग थे। मगर हिंदू कम्युनिटी ने उनको वोट नहीं दिया 30-40 साल। वो कोशिश करते रहे, ऐसा था ही नहीं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, मगर उनको वोट नहीं मिलते थे। आज क्या बात हो गई कि उनको इतने वोट मिल जाते हैं कि वो 300-300 सीटें, 250-250 सीटें ले आते हैं। तो इस पे भी थोड़ी सी मेरे दिल कहता है सोचने की, ख्याल इस पे भी सोचना ज़रूरी है कि ये क्या बदलाव आया है जिसके वजह से वही नॉन मुस्लिम जो इनको इतने सालों से दूर रखता था आज उन्हें गले लगा रहा है। तो इस चीज़ के लिए बातचीत करने के लिए, एक दूसरों से डिस्कस करने के लिए, अपना इंक्लूसिव सेकुलर एथॉस रखने के लिए कुछ सीनियर सिटीजन्स, पीपल जो ने अपनी ज़िंदगियों में बहुत नाम कमाया है और सक्सेसफुल रहे हैं, हम लोग सब साथ मिले कुछ ही महीने पहले और सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी का आइडिया वहाँ से आया कि एक मिलजुल के आपस में बातचीत करके कोई हल, इसका हल निकाला जाए, वही हिंदुस्तान ढूंढा जाए जो कहीं खो गया है। सब इसी पर जाने, क्योंकि आपका इतना लंबा सफ़र रहा है। अभी जो ख़ास करके मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की जो ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह से मदरसे टूटे जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये जो ख़बरें आ रही हैं, आप इंटरनेशनल भी जाते हैं, लोगों भी आते हैं, तो ये सच में है खबर? ये सच में इस तरह अत्याचार हो रहा है, या फिर मुसलमान ज़्यादा ही परेशान अपने आप को बता रहा है? इस पर भी लोग सवाल। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहा, और शायद एग्जैजरेशन भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में AI और ये टेक्नोलॉजी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मीडिया का भी एक रोल जो है वो क्रेडिबिलिटी डाउट में रहती है, तो ख़बर पाना बहुत मुश्किल है। मगर एक चीज़ ज़रूर थी जो मैंने पाई है कि मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है। पूरे ही हिंदुस्तान में मैं तो समझता हूँ 30 से 40% बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब। मगर अगर आपको टारगेट ही करना है तो मौके कानून के अंदर मिल जाते हैं, और आपको अगर नज़रअंदाज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ एक अब सरकार ये है या ये माना जाता है जो नज़रअंदाज नहीं कर रही माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को। इसलिए मेरी हमेशा राय ये होती है कि अपने कागज़ात पूरे करो, अपने बिल्डिंग के, घर के, वोटर के, और जो भी पेपर्स हैं उसको आप पूरा कीजिए। उसमें भी CFF हम कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, गाइडलाइंस इशू करने की, कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा, हम जब बात करते हैं दूसरों से तो जो हमें पता चलता है वो ये है कि एक इम्प्रेशन है मदरसों का कि इनमें सिर्फ मजहबी तालीम दे के फैनेटिक्स निकलते हैं। वो मदरसे जो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स पढ़ा के इतने अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं, हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि साहब देखिए, मदरसों का आप बोर्ड बना के उसमें आप मॉडर्न एजुकेशन दीजिए। मजहबी एजुकेशन तो दे रहे हैं, आप मॉडर्न एजुकेशन दीजिए, और उसमें आप
10-20% आप रख सकते हैं बच्चों को जो नॉन मुस्लिम्स हो। आप उनको इस्लामी तालीम ना दें, जब उनके पास इस्लामी तालीम के क्लासेस हों वो कुछ और कर सकते हैं, मगर साइंस और मैथ्स और वो तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो जो रिश्ते स्कूल और कॉलेज में बनते हैं, वो जो दोस्तियाँ उस वक्त बनती हैं, वो ज़िंदगी भर रहती हैं। और एक डीमिस्टिफाइंग, जैसे जंग साहब, हमारे नजीब जंग साहब इसके हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा था कि हमें अपनी मदरसों को और मस्जिदों को डीमिस्टिफाई करना पड़ेगा। यानी वो एक मिस्ट्री सी रह गई कि वहाँ क्या होता है अंदर, हम क्यों नहीं कहते नमाज के वक्त के अलावा। मैं टर्की गया था, तो वहाँ मस्जिद में जब वक्त नहीं है तो आप म्यूज़ियम्स है, आप जाके देख सकते हैं, और जब नमाज का वक्त होता है वो लगा के 1 घंटा आधा घंटा वो रोक देते हैं, इससे मुसलमान जाते हैं पढ़ने। हम अपने मस्जिदों में ये क्यों नहीं करते? हम अपने मस्जिदों की दरवाज़े दूसरे कौमों के लिए खोल दें नमाज के वक्त के अलावा। आप आइए, बैठिए, देखिए। हमने ख़ुद शायद ये ना करके अपने को एक अलग ढंग में पेश किया। आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हम वास्ता देते हैं, मेरी जवानी में हम कहते थे, सब सवाल आता था शरीयत बड़ा है या संविधान। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? संविधान ही आपको इजाज़त देता है कि आप अपने मज़हब के हिसाब से चल सकें, मगर ये फंसाए गए सवाल हमें देकर, और हम फंसे इसमें। हम लड़ने लगे गलत चीज़ों के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि उम्र के साथ आप सीखते हैं, जवानी में हम भी शायद ये गलतियां कर बैठे कि ये आपको फंसाया जा रहा है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जवान। तो हमारे लीडरों को भी इसको बदलना पड़ेगा, दूसरे कौमों को लेके साथ चलना पड़ेगा। देखिए, CFF सिर्फ मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दलित के अपने इश्यूज़ हैं, सिखों के अपने इश्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस के अपने इश्यूज़ हैं, और हमारे में ब्राह्मण भी हमारे साथ है, हमारे पास अपर कास्ट भी साथ है। वो सब इसके हैं कि भाई हिंदुस्तान की तरक्की में सबका हाथ है, सबको मिल के चलना पड़ेगा। ऐसे सोच के लोग जो फ्रेटर्निटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारतीय फ्रेटर्निटी का, दे आर ऑल वेरी वेलकम कि वो CFF में कंट्रीब्यूट करें। साहब, आप ये बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो रिलीज़ होगा लोग कहेंगे कि आप मुसलमानों को ही कसूरवार बता रहे हैं, जैसे कि मौजूदा सरकार और RSS बता रही है, तो उससे आप कैसे नहीं, मैंने तो मुसलमानों को, देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये सीखा है कि किसी और को बदलना मुश्किल होता है, अपने को इतना बदलो कि दूसरा जो चाह रहा है उसको करने में मुश्किल होता। जो चाह रहा है, जितना मुसलमानों को बदनाम किया गया है, जितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ चीज़ें बताई गई हैं और जो ताकत के साथ बताई गई, उनके पास पैसा है, उनके पास मीडिया है, इसको आप काउंटर कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं आपको काउंटर करना पड़ेगा इसको उन बातों से मिलजुल के रह के कि दिखा के। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी गलतियां मुसलमानों की हैं, नहीं है, वो उनका एक एजेंडा है, बट एक गलती हमने ज़रूर की। हम समझने लगे थे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुलायम सिंह साहब के वजह से हो, चाहे वो लालू यादव साहब के वजह से हो, जब ये कास्ट पॉलिटिक्स चल रही थी तो हम समझते थे कि हमारे वोट के बिना कोई सरकार बना नहीं सकता। ये गलत फहमी थी, और इस गलत फहमी में मैं ख़ुद शिकार रहा इसका इन द 80s और 90s, क्योंकि ये तो कास्ट वॉर थी, बैकवर्ड्स की और ब्राह्मणों की और इनकी। हम तो सिर्फ साथ दे देते थे तो वो नंबर उनके हो जाते थे, और हमें बड़े हार फूल पहनाया जाता था, टोपियाँ पहनाई जाती थीं, और वो शॉल पहन के हमारे साथ, यहाँ तक कि सुना कुछ लीडर्स नमाज के लिए भी खड़े हो जाते थे साथ। हम समझते थे कि साहब आया तो बहुत ही हमारा वो है। तो एक गलत फहमी ये दूर हुई कि हमारे वोट को इर्रेलेवेंट करने में इस सरकार ने बड़ी कोशिश की, और एक मैसेज दिया है कि इनके वोट की ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी जीता जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में आपने तो वोट नहीं दिया, जिन्होंने दिया उनका वोट आप कैसे कम करेंगे? जिनके वजह से ये जीत रहे हैं उनके वजह से ही तो वो हारेंगे। जब वो वोट देना बंद करेंगे तो आपको दोस्तियां बनानी होंगी, आपको अपने लिए। और एक चीज़ कुरैशी साहब ने, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था, जो मेरे ऊपर असर की। वो कहते हैं कि
हिंदू के लिए सेक्युलर होना इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। हिंदुस्तान के मुसलमान को सेक्युलर होना इज़ कंपल्शन। ये हमारी ज़रूरत है। वो होना हो वो तो 80% है, मगर हमें होना है। तो ये जो आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब आप सिर्फ गलतियाँ मुसलमानों को की कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों की फ्यूचर, उनका कल्चर, उनकी ज़बान, उनका मज़हब, ये इसको आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए एक नई तरीक़े से सोचना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा, 2/3 हो चुकी है, मगर मेरे जो बच्चे हैं वो तो 30-35 साल के हैं। उनके लिए तो 30-40 साल, 50 साल की ज़िंदगी अल्लाह ताला जितना दे हैं। वो कैसा हिंदुस्तान उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे? वो कैसे हिंदुस्तान में आगे बढ़ेंगे? इसलिए पढ़ाई पे ध्यान, अपने टैलेंट पे ध्यान, और किस तरीक़े से मिलजुल के रहना है अपने मोहल्लों में, या उन मोहल्लों में जहाँ आपकी तादाद ज़्यादा हो या कम हो, आप कैसे मिलजुल के रह सकते हैं। क्योंकि सेकुलरिज़म सिर्फ एक किसी भी कौम की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती, वो सबकी है। क्रिश्चियनों की भी है, मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, दलितों की भी है। हम सब की ज़िम्मेदारी है, और हम सबको इस ज़िम्मेदारी का एहसास करके एक दूसरे से मिल के रहना है। गलतियाँ तो हुई हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कई गलतियाँ जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, मगर हम उनके लिए आसान क्यों कर दें काम। तो साहब, आप जैसा बात कर रहे थे कि मुसलमान एक गुमान में था कि उसके वोट से वो कोई जीत नहीं सकता, और वो बिना उसके वोट से, तो ये गुमान तो मोदी जी ने तोड़ दिया। तो फिर मोदी जी का हम लोग शुक्रिया अदा करें मुसलमान? मोदी जी का वो हिंदू शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो समझते थे कि मुसलमान के वोट से जीता। हम क्यों करें? हमारा तो नुकसान हुआ, बट वो हिंदू तो ज़रूर शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो समझते थे एक हवा बन के मुसलमान बैठा था, अब वो उनके वोट की ज़रूरत नहीं है, तो वो शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। हम तो लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? हम तो लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं, जैसे कि एक साहब ने इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो आरएसएस से मिल रहे हैं और उनके मिले हुए लोग हैं और उस तरह से हैं। तो मुझे बड़ी मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, मगर मुझे बड़ी तरस आया उनकी सोच पे, और एक मैं कहूँगा बेवकूफ़ बातों से, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि इन लोगों को किसने हक़ दिया है कि ये जाके मुसलमान की बात करें। सबसे पहले CFF मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, उसको उन्होंने बना दिया कि ये से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको किसने हक़ दिया है कि वो मुसलमान ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं? उनको भी तो किसी ने नहीं दिया। वो पूछने वाले कौन होते हैं? मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी से भी मिलने की, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। उनको भी किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं। मगर अगर मैं एक बंद कमरे में 20 मुसलमानों के साथ ही बैठ के बात करता रहूँगा और हाय हाय करता रहूँगा, तो मुझे कोई ज़मीन पे फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मुझे उनसे बात करनी है जो अलग सोचते हैं। और डेमोक्रेसी और लिबरलिज़म का क्या, मैं तो अपने को लिबरल मानता हूँ। लिबरल होने का मतलब क्या है? लिबरल होने का मतलब ये है कि मैं उनसे बात करूँ जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता, और बात करना जो है नहीं रखता, और बात करना सरेंडर तो नहीं होता। डायलॉग may not end in agreements, but it can develop understandings. सर, मेरे ख्याल से आप वो जो 3 जून को आप लोगों की मीटिंग हुई है उसके बाद जो हुआ है, और शमशुल इस्लाम साहब ने एक आर्टिकल लिखा है वो कि उस पर आप बात कर रहे हैं। पर सर, बात तो ये है कि एक चीज़ ये भी हम लोग क्लियर कर लें कि हिंदू के केवल 36 से 40% ही बीजेपी को वोट अभी भी मिला है। 60% जो सेकुलर हिंदू है वो उसके अगेंस्ट है। एक ये फैक्ट है सर, इसको मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मे बी 40% मिला, मे बी 60% नहीं मिला। 40% वोट जो मिला, मैं तो मानता हूँ कि 50-55% हिंदू वोट उनको मिलता है। मैं इसलिए मानता हूँ कि अगर हम ये मान के चलें कि 100 में से 80 हिंदू हैं और 80 में से 50% वोट करते हैं, तो 40 वोट चला गया, तो 50-55 वोट उनको मिलता है। पहले 17% मिलता था। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। जब मैं इलेक्शन लड़ा था, कासगंज विधानसभा थी,
और मेरे भाई जब वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, पहला इलेक्शन, तो उस वक्त कासगंज में 17,000 वोट मिले थे बीजेपी को। खैर उन ज़माने में 30-35 हज़ार वोट में आदमी जीत जाता था एमएलए सेगमेंट में। 17,000 वोट मिले थे बीजेपी को, और मेरे भाई को कोई 40,000 कांग्रेस से वो खड़े हुए थे, उनको वोट उस सेगमेंट से मिले थे। 17%, 16% वोट उस वक्त भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलता था। 13%, कहीं 16%, कहीं 17%। वो 13 और 16, 17% आज 50% के करीब पहुंच गया उत्तर प्रदेश में। पूरे इंडिया में जैसे आप कह रहे हैं 40%। कहानी यहाँ है कि ये 13% 50% क्यों हुए। कहानी इसमें है, ख्याल इसमें रखना है, सोचना इसके बारे में है, और तरीक़ा इसका निकालना है कि ये 13 से जो 50 हुए हैं उसको कैसे हम क्यों हुए हैं, पहले तो ये सोचना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत से हिंदू हैं जो आपके साथ हैं, मगर वो ये कहते हैं कि आप साथ मिलके कुछ कीजिए, हम साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो हमें उनके साथ कंधा से कंधे मिला के चलना है। और अगर वो हमें कोई बात कहते हैं कि देखो भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, तो हम उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश था कि मौलाना मदनी साहब ने कहा कि मुसलमान गाय को काटना या खाना छोड़ दें, और उसका रिएक्शन क्या हुआ, घबरा गए दूसरी तरफ। मैं मानता ये पहली दफ़ा आज़ादी के बाद ऐसा एक स्टेटमेंट किसी मुसलमान क्लर्जी ने, मौलाना ने दिया है। आई वेलकम इट। अब दूसरी साइड का क्या हुआ, वो राष्ट्र जानवर है या माँ है या ये है, वो खेल खेलने लगे, क्योंकि उनको आपने गलत स्टेप उनको पकड़ लिया उनकी बात पे। मुझसे किसी ने कहा कि आपको आप काफिर कहते हैं, तो मैंने कहा साहब मैं तो डिफेंड ही नहीं करता काफिर क्या है क्या नहीं, गलत कहते हैं, नहीं कहेंगे आपको काफिर। आप भी किसी खुदा के मानने वाले हैं, परमात्मा के मानने वाले हैं, और जो मुसलमान आपको काफिर कहता है गलत कहता है, मगर आप भी तो हमें जिहादी कहते रहते हैं, हमें भी तो बुरा लगता है। हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप जैसे मीडिया वाले हैं, पढ़ लिख के काम कर रहे हैं, तो आप सबको जिहादी कह देते हैं क्योंकि उसका नाम मुसलमान नाम है। आप भी कहना बंद कर दीजिए, हम भी अपने लोगों से कहेंगे काफिर कहना बंद कर दें, मगर आप भी तो जिहादी कहना बंद कीजिए, हर चीज़ पे जिहादी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अपनी बात कहने से घबराना नहीं है, मगर दूसरों की बात सुनना भी है, तभी आगे चलेंगे। तो साहब इसमें जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है कि आरएसएस के से ही आप लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो क्या आप भी ये यकीन करते हैं कि जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन की आरएसएस की बात हो रही है, भागवत साहब ने कहा कि हिंदू का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हमारी संस्था का भी नहीं है, तो हिंदू देश का इक्वल टू आरएसएस आप लोग भी मान रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं, किसने कह दिया। अगर 3 महीने पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, पहली बार उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग बोलने के लिए आते हैं, उसमें से एक स्पीकर आरएसएस का है, और क्रिटिसिज्म क्या होता है कि ये आरएसएस का फंक्शन है और आरएसएस से बात कर रहे हैं। अरे आप आगे और तो बात करने दीजिए, और भी तो मीटिंग्स करने दीजिए। सिर्फ कौन कह रहा है कि हम आरएसएस से बात कर रहे हैं, हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं। अशोक शर्मा ने स्पीच दी, वो तो आरएसएस के नहीं थे, उनका तो ज़िंदगी भर लेफ़्ट से ताल्लुक़ रहा, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। डॉक्टर कविता शर्मा ने स्पीच दी, वो वाइस चांसलर है, उनके बारे में जिक्र नहीं। इंद्रजीत खन्ना साहब थे, उन्होंने स्पीच दी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए राजस्थान से, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। एक रामलाल जी क्योंकि आरएसएस के थे वो स्पोक्स पर्सन, 6 स्पीकर में एक, तो सिर्फ आरएसएस की मीटिंग हो गई। ये सोच देखे बदलना भी होगा। सर साहब मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि ये सोच शायद इसलिए आई है, शायद आप ही लोग 2022 में मोहन भागवत साहब से मुलाकात करके आए थे हिंदू राष्ट्र के लिए। तो अगर मैं मिलने गया किसी से तो वो क्यों गया, क्या वो कोई मक्खी बैठे हुए थे इस्लाम साहब वहाँ जो उन्होंने सुना क्या बात हुई। और एक चीज़ पे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है उनके, और आप मिलें तो उनसे कहिएगा कि तख़्त पे बैठे थे मोहन भागवत और ज़मीन पे बैठे थे ये लोग, ये उन्होंने कहीं एक इंटरव्यू में कहा। क्या वो बैठे छुपे देख रहे थे? ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं हुई, सब गोल एक कुर्सी पे बैठे हुए थे।
और क्या बात हुई उनको क्या मालूम है। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस ख़ानदान का हूँ और मैं पैदा हुआ था तो मैंने आरएसएस के बारे में कभी अच्छी बात नहीं सुनी और तब से आज तक अच्छी बात नहीं सुनी। और वो चुपचाप सुनते रहे, वो आरएसएस के चीफ थे, बैठे सुनते रहे। मैंने कहा कि मेरे ख़ानदान में हमेशा ये कहा जाता था कि आरएसएस को कुछ समझते नहीं थे, बस एक्सरसाइज करते हैं निकर पहन के यहाँ। मगर धीरे धीरे देखिए क्या हुआ। आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका होम मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर्स, आपके पार्लियामेंटेरियंस, यू हैव हैड द लास्ट लाफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हैं क्या, आप चाहते क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का? क्योंकि आपके क्रिटिक्स से, आपके आलोचक से मैं तो बहुत बातें आपके बारे में सुन चुका हूँ। मैं पढ़ा ही उस ख़ानदान में वहाँ जहाँ आपको अच्छा माना नहीं जाता था। तो आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, आप क्या चाहते हैं? तो दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आपके बिना हम अधूरे हैं, मगर हम दोनों में नाइतफाकियाँ बहुत हैं और ये सालों से आई हैं और ये एक डर की राजनीति की वजह से आई है। आपको हमसे डराया जाता है और हमको आपसे डराया जाता है। जब तक ये डर की राजनीति नहीं ख़त्म होगी, गलतफहमी नहीं होगी, इसमें वक्त लगेगा। आप अगर मुझसे बात करने आए हैं और मुसलमान आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं, तो अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे तो कल कुछ हिंदू भी मुझे बुरा भला कहेंगे कि आप मुसलमान से क्यों मिल रहे हैं। और सही बात थी कि उसमें लिखा हुआ था कि इनका नाम बदल के अब मोहम्मद भागवत कर देना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों से मिल रहे हैं। किसी ने ट्वीट कर दिया, आजकल तो सभी करते हैं। तो क्रिटिसिज्म वहाँ भी होता है कि आप क्यों बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारी तरफ नहीं होता कि हमें कह दिया कि हम उनके वो हैं। तो हम उनसे पूछने, बात करने गए थे एज सिटीजन्स। हम ये भी जानते हैं कि एवरी हिंदू इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय आरएसएस। वो खुद जानते हैं हर आदमी आरएसएस का नहीं है, बट एक संस्था है जो इन्फ्लुएंस कर रही है सोशल एटीट्यूड्स को। ये हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल आउटकम को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। उसको सब कुछ वो नहीं है, मगर कुछ भी वो ना हो ये भी नहीं है। एक है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे हम बात कर रहे हैं, नॉट दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत फहमी है कि हम सिर्फ आरएसएस से बात करना। हम क्यों आरएसएस से बात करेंगे? और आरएसएस को लेजिटिमेसी देने वाले हम नहीं थे। ये वो हिंदुस्तान का वोटर है जिन्होंने उनको बार बार वोट दिया और उनकी पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए बीजेपी, या उनके इन्फ्लुएंस वाली मान लीजिए, या उनका पॉलिटिकल फ्रंट मान लीजिए, उसको हिंदुस्तान के वोटर ने बार बार जिताया, इतने सारे स्टेट्स में जिताया। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जब मैं बात करने जाता था और उस वक्त अगर मुलायम सिंह की सरकार थी तो मुझ पे उंगली कभी नहीं उठती थी कि मुलायम सिंह से क्यों मिलने गए। मैं तो अपने काम के लिए गया। अगर वहाँ वो वीर बहादुर सिंह सीएम थे या एनडी तिवारी साहब सीएम थे, मैं उनसे मिलने जाता था तो किसी से पूछ के तो नहीं जाता था, ना कोई मुझ पे उंगली उठाता था कि आप क्यों मिलने जा रहे हैं। बट अगर मैं योगी से अब मिलने चला जाऊँ तो 10 सवाल उठेंगे, ये मिलने क्यों गए सही साहब योगी से। और योगी मतलब आपने योगी को वो कर दिया कि वह क्या है। किसी से मिलने से मेरी आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी। आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं हर किस्म का, मैं किसी और की बातों में आने वाला आदमी नहीं हूँ। सुन सकता हूँ, अपनी बात कहने से डरता नहीं हूँ, दूसरों की सुनने से भी घबराता नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ CFF भारत इसी उस पे चले, सबसे बात करे, कहीं ना कहीं हल निकलेगा बातचीतों से। क्योंकि मेरा मानना है कि खामोशियाँ दूरियाँ बढ़ाती हैं। ख़ानदानों के अंदर भी जब दो भाई बात करना बंद कर देते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग जाते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, एक ख़ानदान ही तबाह हो जाता है। तो बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ये सुना है जनरलों से कि जंग में जब जंग चल रही होती है, मार गोली और बारूद हो रहा होता है, फिर भी बैक चैनल की कुछ बातें हो रही होती हैं। और आज हम सुन रहे हैं कि भाई आप देख ही रहे हैं ईरान में और अमेरिका में और इसमें उसमें बातचीतें भी चल रही हैं और गोली बारूद भी चल रहे हैं।
सर आपकी ये बात ना एक सवाल और खड़ा करेगी और लोग पूछेंगे ये सवाल। आप 2022 में मिले, चलिए आप बातचीत के लिए मिले, आप फिर 2026 में ये एक आपने कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने आरएसएस के फिर एक सदस्य को बुलाया, रामलाल जी को बुलाया। तो क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि देश में माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, बिल्डोज़र चल रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कहा जा रहा है कि भाई आप करें, तो उसके पीछे आप आरएसएस का हाथ मान रहे हैं, तब आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब नहीं, उसके पीछे हम बहुत सी वजूहात मैं मानता हूँ। ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आई है, ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो आई है और मुसलमान को जो एनिमी या दी अदर बताया गया है, जो नफ़रत फैलाई गई है, इसके वजह से हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मुलायम सिंह साहब की सरकार थी ना, तो मुसलमानों के साथ एक रहनुमा था। मतलब कोई एमएलए एमपी आपके थे, सभासद थे, आप जा सकते थे। पुलिस अगर तंग कर रही, पुलिस तो में करप्शन था, बट जो करते आज भी है, तंग करते, तो आपके पास एक रहनुमा था, आप जाते थे, आप कहते थे कि साहब ये हो रहा, तो एमएलए फ़ोन कर देता था थाने में, ये हो जाता था, वो हो जाता। आज की डेट में आपकी एंट्री बीजेपी में बंद है। असलियत ये है कि जो जाना भी चाह रहे हैं या तो बिल्कुल फालतू की तरह जाते हैं, उनका कोई वजूद रहता नहीं। तो मुसलमान, मुझे एक आम मुसलमान जो एक ठेला वाला है या रिक्शा वाला है, या जिसे मोदी साहब ने अब्दुल पंचर वाले के नाम से मशहूर किया है, वो कहाँ जाएगा अगर उसे तकलीफ़ होगी एक थानेदार से या एक इंस्पेक्टर से? वो किस एमएलए पे? हम और आप फिर भी अपने पैरों पे खड़े होकर जवाब दे सकते हैं, कहीं ना कहीं लड़ सकते हैं। मैं हर काम हैदर साहब करता हूँ ये सोच के कि मेरे कौम का गरीब से गरीब जो इंसान है उसको ताकत मिले, उसका नुकसान ना हो। मैं आज सोचता हूँ कि एक बच्चा दाढ़ी और टोपी लगा के 22-23 साल का अगर ट्रेन के में जा रहा है, एक सफ़र कर रहा है 3 घंटे का, उसकी माँ कितनी दुआएं मांगती होगी कि खैरियत से ये लौट आए। एक मोटरसाइकिल पे 3-4 गाँव से निकल के आदमी अपना काम करके जा रहा है, वो गांव सब नॉन मुस्लिम गांव हैं, 7 बज गए, 8 बज गए शाम के, अंधेरा हो रहा है, तो उसके घर वाले कितने परेशान होते होंगे कि ये पहुंच जाएं, कोई हादसा ना हो जाए। हमने क्या कर दिया इस हिंदुस्तान को कि ये हो गए। मेरी हर कोशिश ये है कि ये कम हो। जो आप बुलडोजिंग की और मदरसे तोड़ने की और ये बात कर रहे हैं, और मैंने, आपको याद होगा कि जब हम मिले थे और हमने ये बातें कहीं, तो एक स्टेटमेंट भी मोहन भागवत साहब का आया था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग हिंदू ना ढूंढें। मगर उस पर तालियां नहीं बजी मुसलमानों की। वो शक के कुछ खुश हुए होंगे अंदर, बट ज़रा शक के नज़र से देखा कि ठीक है ये बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, मगर यार है तो ऐसे। जब तक कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा ऐसी बातें करने का, जब तक लोग रिश्ते कायम नहीं करेंगे, कब तक ये आप मस्जिदों के पीछे पड़े रहेंगे, मदरसों के पीछे? क्या इससे देश की उन्नति या तरक्की हो रही है? क्या इससे क्या हासिल होगा? 80% आपके ये डीलिमिटेशन की लोग बात करते हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि 540 लोकसभा में मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी 40-45 मुस्लिम एमपी से ज़्यादा कभी देखे नहीं। आप मुझे करेक्ट करें इफ़ आई एम रॉन्ग। और वो भी 10 पार्टियों के थे, किसी पार्टी से, कभी कोई किसी पार्टी से, किसी पार्टी से। तो ये 40-45 लोकसभा में 540 एमपी कौन सा इतना गदर कर पाते और किया जिससे कि सरकार डगमगा जाए? कभी एक से खड़े नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर एक बार अब्दुल गफूर साहब बिहार के हो गए, एक बार अहमतुल्ला साहब महाराष्ट्र के हो गए। ना तो अब्दुल्ला साहब और वो मुफ्ती साहब बनते रहते थे कश्मीर के, उसके अलावा तो कभी नहीं था कोई। अब वो भी ख़त्म, कश्मीर का हो गया प्रेसिडेंट रूल, एक तरह से गवर्नर रूल। तो मुस्लिम इतना बड़ा थ्रेट कभी नहीं था। तो आज जो डीलिमिटेशन हो रहा है, और उस डीलिमिटेशन में लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, कि 800 सीटें हो जाएंगी और उसमें से नॉर्थ की इतनी सीटें हो जाएंगी और मुस्लिम इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस था ही कहाँ?
हम 40 MP जिताते थे और मे भी 80 सीटों में थोड़ा वोट दे के एक तरफा और जिता देते होंगे नॉन मुस्लिम्स को। यही तो इन्फ्लुएंस था। इससे ज़्यादा तो कभी ने मुझे किसी ने नहीं बताया कि इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो हमारा इन्फ्लुएंस ओवर एग्जैजरेटेड रहा है, इसके वजह से हमारा डर भी ओवर एग्जैजरेटेड है। इन चीज़ों से नहीं घबराना है, हमें ये देखना है कि ये जो नफ़रत लोगों के दिल में आ गई है, डाली गई हो या गलत फहमी से आ गई हो, इसको उतारने के लिए हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो सिटीजन्स हैं इस देश के, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं। आप समझ, मैं तो समझता हूँ सिख भी थोड़े परेशान हैं, दलित बहुत परेशान हैं और बहुत से परेशान। और मुझे तो शर्मा और पांडे जी भी मिले जो कहते हैं भाई ये तो ऐसा हिंदुस्तान तो बिल्कुल, ये तो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर बात करते? तो सिर्फ आरएसएस से बात करना नहीं, मगर आरएसएस भी इस फ्रेटर्निटी का एक हिस्सा है। पहली मीटिंग में हमने उनको बात कर लिया, अब 10 और करने दीजिए, फिर आप आके मेरा कॉलर पकड़िएगा कि 10 मीटिंग में कितनी बार मिले, आप कितनी बार बुलाया। नहीं एक ही मीटिंग हुई अभी। सर क्योंकि बात ना इसलिए भी समझना चाह रहे क्योंकि ना आरएसएस का ही मुस्लिम मंच है। अभी इंद्रेश जी का ही बयान आया था जिसने उन्होंने कहा था कि भाई अगर मुसलमानों को छोड़कर कोई भी पार्टी है वो साइड में कर दी जाएगी, इस तरह का बयान आया था। तो आपकी मीटिंग और मुस्लिम मंच के बातें सब एक जैसी लोगों को लग रही हैं, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसको किस तरह से? नहीं, मैं तो इंद्रेश कुमार से दो दफ़ा मिला था, उससे ज़्यादा मैं मिला भी नहीं हूँ और मैं फॉलो भी मुस्लिम मंच को नहीं करता। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि अगर कोई मुसलमान आरएसएस में जाता है या बीजेपी में जाता है तो उसे तिलक लगाने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि उसको जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वो मुसलमान ही रहना चाहिए और वो अपना नमाज़ पढ़े, वो अपना जो जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता है जिए। और 5 चीज़ें मुझसे भगवत साहब ने कही थी कि भाई मुझे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं लगता। और एक थी कि आपका मानना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। हाँ, एक चीज़ ऐड हो गई थी, निर्धारित जगह पे, ये ऐड हो गया पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, हज पे जाना, रोज़े रखना। कह रहे हैं ये सब तो अच्छा काम है, आप करते हैं, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर इसके अलावा आप क्या हक़ मांगना चाहते हैं वो बताइए। इसके अलावा कौन सा हक़ है जो एज़ अ मुस्लिम मिलना चाहिए? मैं एज़ अ मुस्लिम नहीं मिलना चाहिए, एज़ अ पुअर सिटीज़न मिलना चाहिए। एक सरकार की ड्यूटी होती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करे, ऊपर उठाए। अब चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो किसी भी बैकवर्ड क्लास के हों। इट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन। ये सरकार का फ़र्ज़ है, इसलिए सरकार को वोट दिया जाता है। उसमें मुसलमान भी हैं, उनका भी तबका ऊपर होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को करें ये तो हम कहते नहीं। तो ये बातें होती हैं, ये इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बाकी तो ऊपर वाले का हाथ, ये एक कोशिश है, एक जेन्युइन कोशिश है और एक सेकुलरिज़म की तरफ बढ़ाने की, सोसाइटी को इंक्लूसिव सोसाइटी की, टॉलरेंट सोसाइटी की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की सोसाइटी में। और इसमें कोई सी ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि जो शायद हम गलत कर रहे हों, मगर वी आर ओपन टू सजेशंस। जैसे आप कुछ बताएंगे, समझाएंगे, कोई बात समझ में लगेगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ना जो डर है ना, क्योंकि हम तो सब जगह ग्राउंड में भी जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ना आपने बात की, बड़ा अच्छा किया, सब बात करनी चाहिए। लेकिन जो गोवलकर साहब लिखते हैं ना, इंटरनल थ्रेट जिसमें मुसलमान सबसे ऊपर आता है, उसका तो खंडन अभी तक हम लोगों ने तो नहीं सुना कि मोहन भागवत साहब ने। मेरे ख्याल से यू राइट, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ किताबें चेंज हुई हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ है 70-80 साल में, अडेप्ट हुआ है, मैं चेंज तो नहीं कहूँगा, अडेप्ट हुआ है सरकमस्टांसेस के साथ, तो आरएसएस है, तभी ज़िंदा रहा है। अगर मुझे लेफ़्ट पे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैं अब आपको एक सीक्रेट बता दूं, जब मैं स्टूडेंट में था तो मैं स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर बना था और लाल सलाम मैं भी करता था। उस वक्त शौक सर, ये था। बिना एडिट के जाता है शो हमारा। आप बिना एडिट के जाए, मैं करता था। और उस वक्त हम इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा देश का, बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, हम समझते थे वो बहुत ही मुश्किल है। मगर
मुझे दुख इस बात का है कि जो पार्टी उस वक्त ये कहती थी कि हम मज़दूरों की पार्टी है, हम फार्मर्स की पार्टी है, हम पार्टी उन लोगों की हैं जो गरीब हैं, हम उनकी पार्टी हैं, उस पार्टी को इलेक्शन में सक्सेस केरला और बंगाल के अलावा क्यों नहीं मिला इतने सालों में? क्या लेफ़्ट पार्टीज़ को बैठ के अपने बारे में नहीं सोचना कि इलेक्शन में वो क्यों नहीं सीटें ज़्यादा लाते, क्यों नहीं उनके 200 एमपी आते? वो तो सबको लेके चलते हैं, गरीबों के लिए पार्टी है, वो तो एंटी कैपिटलिस्ट पार्टी है, वो तो चाहती है कि सोशलिज्म और आगे बढ़े, तो उससे क्यों नहीं हमारा गरीब सपोर्ट करता? हमारे यहाँ 70% तो मैं समझता हूँ उसी के जिस वोटर्स को वो कहती है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो है। तो मुझे इनको क्यों एकदम से इतनी सपोर्ट मिल गई हिंदुत्व की? कहीं ना कहीं इन्होंने कोई चीज़ सही की है और कहीं ना कहीं लेफ़्ट पार्टीज़ को सोचना पड़ेगा, सिर्फ अपोज करके नहीं और अपने को री इन्वेंट करके। जो आपने री एडेप्शन की बात करी, मैं समझता हूँ कि विचार विमर्श करके अपने को री एडेप्ट करना पड़ता है। हो सकता है यूथ का एस्पिरेशन, जो हिंदुस्तान का यूथ बदला 80s और 90s में, उसके जो एस्पिरेशन थे, चाहे आप कहें अच्छे जॉब्स के या पैसे कमाने के या अच्छी गाड़ी में बैठ के चलने के या अच्छे से घर में रहने के, उस एस्पिरेशन से शायद लेफ़्ट पार्टीज़ दूर रहीं। ये मेरा अपना सोचना है। मतलब कि आप थ्रेट मानते हैं आप भी कम्युनिस्ट को? मैं बिल्कुल नहीं थ्रेट मानता, मैं किसी पार्टी को थ्रेट नहीं मानता, मगर मैं ये बात जानता हूँ कि जिन जिन शहरों में, मुल्कों में कम्युनिस्ट पार्टी रही हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है। चाइना में डेमोक्रेसी है, रशिया में डेमोक्रेसी है। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं थ्रेट नहीं मांगता। हम रोते हैं कि राइट विंग पार्टीज़ बीजेपी में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, वो आवाज़ ख़त्म हो रही है जो दूसरी तरफ की होती है और नहीं होनी चाहिए। आवाज़ सबकी, लेफ़्ट की भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। लेफ़्ट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, मैं कभी किसी के रोल को कम नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि जहाँ कम्युनिज़्म 50-50 साल से है, क्या वहाँ ऑपोजिट दूसरी आवाज़ें बोलनी दी जाती हैं या वो बंद कर दी जाती? कहीं तो सच्चाई अपने आप दिल से पूछनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, और वहाँ भी देना पड़ेगा और यहाँ भी देना पड़ेगा। मुझे आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। सर, आप लोगों ने जब उस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, आपने कहा कि हम में से कोई भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड़ने का नहीं है, इसका कहने का क्या मतलब था? इसका कहने का ये मतलब था कि जैसे कि लोग, आप इल्ज़ाम फ़ौरन उड़ जाता है, देखा ये टिकट मांग रहे हैं, अरे ये गवर्नर बनना चाह रहे हैं, अरे ये तो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, और मेरे लिए तो कुछ नहीं कह सकते, ये अरे शायद ये होटल की ज़मीन लेना चाह रहे हो या ये होटल बनाना चाह रहे हो। तो हमने ये फ़ैसला किया कि देखिए, अगर ये काम टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है, लोग शक नज़र से देखेंगे, और सपोर्ट भी मिला है बहुत, ये मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों ने कहा करते रहिए, मिलते रहिए, मगर एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि अगर हम एमपी का टिकट किसी भी पार्टी से लेके हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी वाला कोई खड़ा हो जाए, तो ही विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम CFF भारत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में आए, हम नहीं चाहते वो कोई पोस्ट लें। हमारी ताकत वहाँ होती है जहाँ हम आपसे बिना कुछ लिए आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ हमने आपसे कुछ ले लिया तो हम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, फिर हम शायद वो बात, मैंने आपको बात बताई ना कि अगर मैं, आप बीजेपी छोड़िए, संघ परिवार छोड़िए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कहती तुम इस पे नहीं बोलोगे किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो राहुल गांधी साहब हों या प्रियंका जी हों या सोनिया जी हों, तो मैं बोल नहीं सकता फिर, या तो मैं पार्टी छोड़ दूँ या मैं फिर चुप हो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं पार्टियों का तो अपना एक डिसिप्लिन रहता है, अपना एक ताला चाबी रहती है। खुले आज़ाद पंछी मैं हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आप मुझसे अग्री ना करें, आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी करें, वो आपका हक है। यही लिबरल डेमोक्रेसी है कि इट इज़ नॉट एक आइडिया ही सबका हो, अलग अलग आइडियाज़ हों, बातचीत हो के एक कोई सहमति हो। मगर मैं कह तो सकता हूँ आज कुछ, मुझे कुछ कहने में डर नहीं, मेरे पीछे कोई डंडा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते, मैं तो कह रहा हूँ। तो मैं अपने को आज़ाद समझता हूँ, मैं CFF भारत को एक आज़ाद ऑर्गेनाइजेशन समझता हूँ।
जिसमें जब हमारी बातें होती हैं तो हर आदमी इत्तेफाक दूसरे से नहीं करता, नहीं रखता। कई चीज़ें जो आपने यहाँ मेंशन की हैं वहाँ डिस्कस हुई हैं। कई लोग फेवर में नहीं थे कि इनको बुलाया जाए या उनको बुलाया जाए, ये भी डिबेट्स हुए हैं। तो मैं समझता हूँ एक लाइवली डिबेट एंड ओपन माइंडेड ये है, बट एक ऑब्जेक्टिव है, वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल इंक्लूसिव सोसाइटी एंड फ्रेटर्निटी। मज़हब कोई भी हो, पूछने का तरीका कोई भी हो, हम सब से ये सिटीजन्स हैं, और जो हो रहा है ज़मीन पे वो सही नहीं हो रहा है, उसको रोकना है। सर बस आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि शायद ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आपके जो सीएफएफ में जो लोग हैं सब एक वो क्लास है जो एक आम मुस्लिम नहीं है, जो एक ठेला लगाता है वो लगाता है। सब ने एक एजुकेशन हासिल की है, एक पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, सब हैं। सरकार गलत कर रही है को बोलना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होता है। कुछ अगर भले ही ना हो, आपको वीसी बनना हो, गवर्नर बनना हो, या फिर जीएसटी की रेट पड़ जाए, तो ये भी एक डर बताया जा रहा है कि इसीलिए शायद सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसको कैसे आप मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी ने भी स्पीच सुनी जंग साहब की, जो उन्होंने आरएसएस के सामने स्पीच दी, कुरैशी साहब की, या मेरी छोटी सी थैंक यू स्पीच सुनी, उसमें क्या कहा सुना? बिना सुने कि कह क्या रहे हैं और उनके सामने क्या कह रहे हैं, इल्ज़ाम लग गए। ये द प्रॉब्लम इस पे नहीं है कि आप मिल क्यों रहे हैं, इस पे प्रॉब्लम। आप कह क्या रहे हैं, इस पे तो कोई जा ही नहीं रहा कि आप कह क्या रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में जो है आप अपने काडर को रोकिए, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो है हम समझते हैं इसमें आरएसएस का काडर जो है इन्वॉल्व होता है, अगर हम उनके मुंह पे बैठ के कह रहे हैं कि एक कॉलोनी में हमारा एक बच्चा, कोई भी नाम ले लें, मोहम्मद इकबाल, इंजीनियरिंग करके आता है, ओखला से जामा मिलिया से निकलता है, वो एक 2 लाख रुपए की उसको नौकरी भी मिल जाती है, ब्रिलियंट है, जब वो घर लेने जाता है और एक मोहल्ले में तो उसका नाम पूछ के मोहम्मद उसको घर नहीं मिलता। ये कहाँ तक सही है? आप मानते हैं कि अगर 10% एक मोहल्ले में मुसलमान रहने लगेगा, अच्छे मोहल्ले में, क्योंकि वो तरक्की कर रहा है, वो अपने गरीब घर से बाहर निकल रहा है और किराए के घर पे पहले रहेगा, बाद में अपना शायद घर ख़रीद ले, तो आप उसको घर नहीं देंगे क्योंकि ये है? क्या ये नफ़रत है? आप उसको निकालना चाह रहे हैं, मेन स्ट्रीम में डालना चाह रहे हैं, या आप उसको उसी के घेटों में उसी जगह छोड़ना चाह रहे हैं? जब हम ये बातें कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो इसको सरेंडर, बात करना सरेंडर नहीं है। डायलॉग इज़ नेवर सरेंडर, इट इज़ कि आप कह क्या रहे हैं। मैं कोशिश अपने आलोचकों से और जो लोग मन में डाउट है, क्योंकि वो परेशान है, मैं ये भी समझता हूँ लोग परेशान हैं, थोड़े गुस्से से भी हैं, बुरा भी लग रहा है जो हो रहा है, हेल्पलेसनेस भी महसूस हो रही है, मगर वो ये ज़रूर देखें कि हम कह क्या रहे हैं, बनस्बत के कि मिल क्यों रहे हैं कि हम क्या बात ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात आ रही है ना कि भाई हमें संविधान ने माइनॉरिटी को सुरक्षा दी हुई है, कानून है हमारे पास, तो हम लोग अगर इतने परेशान ये सब हो रहे हैं तो वहाँ पे अदालतों पे जाएं, उस पर करें। तो एक संस्था जिस पे मतलब कि कई तरह के आरोप भी लगे हुए हैं, तो हमने तो केस भी किए, वो किसी ने नहीं पूछा। मैं तो खुद पिटिशनर हूँ, जंग साहब पिटिशनर हैं, उन्होंने साइन किया है। और किसी से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप केस नहीं कर सकते। जहाँ हमें लगता है कि बहुत गलत हुआ है, हम केस करेंगे। हमने सीएम आसाम के ख़िलाफ़ केस किया जब उन्होंने कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जो हमें लगे कि पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, कि 2 रुपये 4 रुपये मत दो इनको और इनको वो कर दो, परेशान कर दो। हमने केस किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में हमने दाखिल किया। हमें बड़े बड़े नामी लॉयर मिले कॉन्ट्रैक्ट के, जिन्होंने फ़ी भी नहीं ली, मगर बाकी पैसे वैसे जो थे वो दिए गए, जो कोर्ट की फ़ी भी होती है। हमने केस किए उस पर। तो अगर मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ और कल वो कोई कत्ल आम करता है, तो मेरे पास राइट है, मैं उसके ख़िलाफ़ केस करूँगा। मैंने कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, मैं केस नहीं करूँगा, मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं इस्तेमाल करूँगा। ये कोई वायदा नहीं है किसी से, ये तो फिर सरेंडर हो गया।
हम आपसे बात कर रहे हैं, मगर हमारे साथ ज़्यादती होगी तो हम केस भी करेंगे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का भी इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा हक है। हम आपसे मिलने भी जा सकते हैं। अगर कल हम होम मिनिस्टर से हम समझते हैं कि कुछ हल हो सकता है, हम उनसे अपॉइंटमेंट भी मांगेंगे। वो दें ना दें वो तो उनका है, हम उन्हें ख़त लिखेंगे। अगर किसी सीएम, चाहे वो असम के हों, उत्तराखंड के हों या यूपी के हों, ख़ास तौर से मैंने 3 चहीते सीएम के नाम लिए हैं, तो अगर वो हम उनसे जाके कहेंगे, जाके आप बात क्या कर रहे हैं, ये हो क्यों रहा है आपके स्टेट में, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। मगर हम उस बात को कहेंगे जो बात की 100% प्रूफ है कि हुआ। जैसे आपने कहा कई चीज़ें एग्जैजरेटेड हो जाती हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये सच पूरी नहीं है या इसमें कुछ और बात है, तो हम उसको हमें टर्न करना ज़रूरी है। हम चाह रहे हैं CFF बढ़े, हम वकीलों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, आप हमारे को ज्वाइन कीजिए। जैसे आपने कहा ना 10-20 लोग नहीं, वो तो कमेटी है। हम तो चाहते हैं 200, 400, 600 लोग आएँ। हम चाहते हैं एक फोरम बने पूरा जिसमें कि हम मीटिंग करें, बात करें। एग्जीक्यूटिव कमेटी तो 20, 25, 30 लोगों की होती है, बट जो जनरल बॉडी होती है उसमें कोई रोक किसी की नहीं है, कोई फ़ी नहीं है कि आपको 10,000 रुपये देने हैं साल के या देने हैं। हम चाहते हैं लोग आएँ, जर्नलिस्ट हों, वकील हों, शॉपकीपर हों, ठेले वाले हों, आएँ, अपनी बात रखें, हम उनसे अपनी बात रखें, वो अपनी बात हमसे कहें। CFF तभी ग्रो करेगी। तो ये तो 3 महीने की बात है जो आप बात कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 साल बाद मेरी बात सही निकले, ये एक कोशिश है। मैं तो नहीं जानता कि इसका फ्यूचर क्या है, बट ईमानदारी कोशिश है और कई लोगों के, हर मज़हब के लोग जुड़े हैं, उनकी कोशिश है। और हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं घर बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, अखबार पढ़ते पढ़ते और क्या करें, कुछ तो करना है। अब वो उम्र नहीं रही कि हम सब, अब जो इलेक्शन लड़ रहा है वो लड़ रहा है, उसको भी मुबारक है, लड़े और वो अपने ढंग से अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जो एक्टिविज़म करते हैं या जो प्रोटेस्ट स्ट्रीट पे है, एक वो कॉकरोच पार्टी अभी रिसेंटली एक यंग यूथ की निकली, तो मुझे देख के बड़ा वो हुआ। मैंने कहा, तो मेरी बीवी मुझसे बोली कि आप तो बहुत बुड्ढे कॉकरोच होंगे, आप कहाँ सफ़ेद बालों में वहाँ चले जाएंगे। अब ऐसी गर्मी में जवानों की वो है, तो मैं खैर फॉलो कर रहा था उसे। बट तो है ये, देयर इज़ एक सोसाइटी में चर्निंग तो है, हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है और हर आदमी पे इल्ज़ाम भी लग रहा है। कॉकरोच पार्टी पे भी लगा, वो भी आप जानते कि ये किसकी है, ये उसकी है, मगर तंग हैं लोग। और मैं तो एज अ मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, प्राउड इंडियन मुस्लिम, मैं परेशान हूँ। मेरे पास पर्सनली अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, बट मैं परेशान हूँ इन चीज़ों से कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसे किस तरह से इसको कम किया जाए, जिससे कि हमारे गरीब, हर दलितों के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, उनके साथ भी जुल्म होता है। हम क्रिश्चियनों के साथ, मुझे आई वाज शॉक्ड कि 300, 350 मुझे पता चला पिछले 10-12 सालों में चर्चों पे या उस पे एक तरह से अटैक हुआ है या प्रीस्ट को कन्वर्जन के चार्जेस लगे हैं 350-400। तो हमें उनके साथ भी हमने कभी नहीं, हमें मिलना चाहिए, हमें सिखों को साथ लेके चलना चाहिए, हमें उन हिंदू अपर कास्ट और सबको लेना चाहिए जो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, वही हमारी ताकत है। और फिर जाके हम सबसे मिले, हम क्यों सिर्फ RSS से मिले, हम औरों से भी मिलेंगे, RSS से भी मिलेंगे, बट हम औरों से भी मिलेंगे और मिशंस हैं, क्योंकि यू आर राइट, हम जानते हैं और RSS खुद जानती है कि वो पूरे हिंदुओं को रिप्रेजेंट ही नहीं करती, वो तो खुद जानती है इस बात को, कहते हैं वो खुद। सर बस एक आखिरी सवाल, तो अभी आप देश में मीर जाफ़र किसको समझ रहे हैं भी कि नहीं है कि? मैं किसी को मीर जाफ़र नहीं समझ रहा। मैं समझता हूँ कि लोग जाएं, लोग मिलें, बात करें, और मिलने से मैं किसी को नहीं करता हूँ आदमी कह क्या रहा है, वो क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, मैं उससे सुनना चाहता हूँ। आजकल बड़ी क्लिप्स आती हैं लंबे लंबे दाढ़ी और टोपी पहनने वालों की, और वो तरह तरह की बातें करते हैं, कुछ मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ मुझे बुरी लगती हैं। और एक मोहतरमा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके उस पर, मगर वो मोहतरमा जो है वो मुझे समझ में नहीं आता
क्या वो मंथली को कुछ उनको क्या क्या मिला है, क्योंकि वो इतनी उल्टी सीधी बातें करती हैं और आग उगलती हैं। शायद यही फैशन हो गया है कि उनको कुछ हिट्स मिल जाते हैं, उन्हें देखने वाले मिल जाते हैं। कल तक उन्हें कोई पहचानता नहीं था, आज रोड पे चलेंगे चाहे गाली देने वाले हों, मगर 100 मिल जाते हैं गाली देने वाले। तो आज का ये ज़माना है, हर तरह के लोग हैं। मैं किसी को बुलाते आप कह क्या रहे हैं, उनसे मैं डिसअपॉइंटमेंट हूँ जो इस तरह की हरकत करते हैं, जिनका मैंने आपसे नाम लिया अभी, जो मोहतरमा का और उस तरह से 1-2 लोग और हैं। उनसे मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि उनका कोई एजेंडा है या वो किसी के ख़रीदे में, क्योंकि कोई पते की बात नहीं है, वो बकवास है, उसको हमें इम्पोर्टेंस भी दे देनी चाहिए। बट ख़ास तौर से जो लोग मिलने जा रहे हैं, चाहे वो मोदी साहब से, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब कल अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलता है और अगर मैं मोदी साहब से मिलने जाता हूँ, तो कल अगर मुझसे कोई कहे कि साहब देखिए मोदी साहब से मिलने चले गए या ये योगी साहब से मिलने चले गए, तो ये सईद शेरवानी का नाम सईद मीर जाफ़र शेरवानी कर दो। तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? हैं, मैं तो मिलने गया हूँ, राजीव गांधी से भी मिला हूँ, मैं बच्चे जब था तो इस इंदिरा गांधी से भी मिला, मेरे माँ बाप ले गए, वो भी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तो किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब प्राइम मिनिस्टर हैं, हम बनाएं आप बनाएं, वोट दें ना दें, वो प्राइम मिनिस्टर है, लोग तो मिलते हैं, जब वो हॉल में घुसते हैं तो सब खड़े होते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है वो। सब बस चलते चलते नई ऑडियंस होती है, सब यूथ बहुत देखते हैं और सब लोग ही देखते हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें कि इस वक्त में कैसे मजबूती के साथ खड़ा रहे? और मैं तो ये कहूँगा कि आपको मिलजुल के रहना है और आपको दोस्त बनाना है, ख़ास तौर से उन लोगों से जो हर कौम के हों, हर मज़हब के हों, और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। और ये तो हमारे मज़हब ने भी सिखाया था कि अगर तुम्हें चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी मज़हब की इज़्ज़त करें तो तुम उनके मज़हब की इज़्ज़त करो, और डरना नहीं है। बहुत वक्त बाकी है, बहुत से नॉन मुस्लिम्स आपके साथ हैं। हाँ, ये बात सच है कि कहीं कहीं जुल्म की ख़बरें आती रहती हैं और आती रहेंगी, ये एकदम से नहीं जाएंगी, मगर हिम्मत से रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सक्सेस पे। आप देखें ना, कितने बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स जो अच्छा करते हैं उन पे तो दुनिया पागल ही हो जाती है। और चाहे वो अब तो खैर रिटायर्ड हो गए, मोहम्मद शमी हैं, और अब एक वो सिराज, हैदराबाद के मोहम्मद सिराज, वो शायद 3 व्हीलर उनके अब्बा चलाते थे, जो मैंने सुना है। तो कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँच गए। तो टैलेंट अगर आपके पास है, खूब मेहनत करो, डबल मेहनत करो। मेरे चचा कहा करते थे कि माइनॉरिटीज़ चाहे जिस मज़हब की हों, जो कम तादाद के लोग होते हैं किसी भी मुल्क में, उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बराबरी की मेहनत से कुछ नहीं होगा, दुगनी मेहनत से होगा। तो सर भरोसा संविधान पे रखें कि आरएसएस पर, ये भी बता दीजिए। नहीं, आप संविधान पे रखिए, आरएसएस भी खुद कहती है संविधान पे भरोसा रखिए, आप संविधान पे भरोसा। संविधान चेंज करने के लिए जब चेंज होगा तो उस वक्त देखा जाएगा, अभी तो संविधान है, अब उसके लिए लड़ाई चल रही है। मगर आज की डेट पे मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें बता दूँ, मुझे एक साहब ने कहा कि साहब हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत ही क्या है, आज तो हम हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं। हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MP, MLA, पुलिस, जज सब हिंदू हैं, 85% हम हिंदू हैं। तो हमें हिंदू का मन बदल गया है, तो हमें संविधान बदलने की ज़रूरत ही क्या है। आप लोग हमारे कहते रहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। आप बताइए कि ज़रूरत क्या है संविधान बदलने की? जो हो रहा है वो हो रहा है, संविधान क्यों बदले? तो मैं उस पर भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार बात तो सही है कि जब संविधान है तो ये सब हो रहा है, तो संविधान ये नहीं रहेगा तो और कुछ क्या होगा? संविधान में ही आपके साथ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। कि मैं वैसे बैकग्राउंड में रहता हूँ, मगर आपने एक मौका दे दिया, मैंने दिल से बात की। कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी, मगर साफ बात है, दिल की बात है, और अगर अच्छी लगी तो दुआ कीजिए कि कामयाब हो। तो देखिए,
हमने वक्त लिया और हमें वक्त मिला, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम था कि क्या करें। उम्मीद है कि आपको सारे जवाब मिले होंगे। आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख दें, हम लोग फिर शेरवानी साहब को परेशान करेंगे और जानेंगे कि कुछ लोगों के ये सवाल आए हैं और उन सवालों के भी हम जवाब लेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।